ओम्स क्लासेस, आपके करियर का सच्चा पथ प्रदर्शक, अ प्रीमियर इंस्टीट्यूट फॉर आईआईटी एम्स 11th एंड 12th। हाँ जी, तो स्टार्ट किया जाए आज का क्लास। लास्ट क्लास में हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैट में कुछ सवाल देखे थे, जिसमें हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड पे कुछ प्रॉब्लम किए थे, जहाँ पे हम लोगों ने कुछ वेक्टर फॉर्म पे भी सवाल किया था, और उसके बाद हम लोगों ने रेगुलर पॉलीगन पे बात किया था कि यदि सेम चार्ज रेगुलर पॉलीगन पे रखा हुआ हो तो उसके कारण उसके सेंटर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होता है। हम लोगों ने वहाँ पे कंक्लूजन निकाला था कि किसी भी रेगुलर पॉलीगन के यदि आप उसके वर्टिसेस पे सेम चार्ज रखते हो तो उसके कारण सेंटर पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा ज़ीरो होता है। और यहाँ पे मैंने बोला भी था टर्म रेगुलर। पॉलीगन को कैसा होना चाहिए? रेगुलर। यदि केवल आपको पॉलीगन लिखा हुआ है तो उस केस में आप उसको जीरो नहीं ले सकते। अब इसी डिस्कशन को हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। आज का जो लिखते हैं, आज का पहला क्वेश्चन मैं रीड करता हूँ। आज का पहला प्रॉब्लम है, 4 आइडेंटिकल चार्जेस are fixed at the corners of a square of side small a. Find electric field at point capital P, which is at a distance small h, lying on the line perpendicular to the plane of the square passing through the center of square. और इसी में थोड़ा सा एक्सटेंशन है सवाल में। A unit positive charge of mass small m is placed at P. For what value of Q this unit charge is in equilibrium? इसमें थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फील्ड है, थोड़ा सा इक्विलिब्रियम है। सबसे पहले मैं इसके डायग्राम को ड्रॉ करता हूँ जो आपको दिया हुआ है। This is the point P where you have to find out the electric field। और यहाँ पे आपका ये स्क्वायर है ABCD, और यहाँ पे इसका साइड लेंथ है A, और हर एक वर्टिसेस पे हमने रखा है Q चार्जेस है। इस सिस्टम के कारण P पे आपको जो है वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। मैं इस डायग्राम को मैं फिर से रीड्रॉ करता हूँ यहाँ पे। This is the electric field due to this charge Q, Q, Q and Q. This is Q. ऐसे चारों जो वर्टिसेस हैं, चारों वर्टिसेस पे हमको क्या रखा गया है? चार्ज Q रखा गया है ना। और इनके कारण हमको इस पॉइंट P पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। और ये पॉइंट P कहाँ पे है? इस स्क्वायर के सेंटर से परपेंडिकुलर खींचा गया है, उसी पे पॉइंट P जो है वो h हाइट पे लाई करता है। ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? दिस इज A, दिस इज A, और इन दोनों का देखें दिस डायगोनल इज गोइंग टू बी A√2, और A√2 का हाफ हो जाएगा A√2/2 मीन्स A/√2। और ये वैल्यू हम इसको मान लेते हैं R, मतलब इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है उसको हम लोग मान लेते हैं R, है ना। अब क्या करेंगे? लेट्स अज्यूम दिस इज, इसका हम लोग कंपोनेंट ले लेंगे इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, और इसका कंपोनेंट ले लेंगे हम लोग इन द वर्टिकल डायरेक्शन, है ना। यदि हम ये एंगल थीटा ले लें ये हो जाएगा हमारा E cos थीटा, और ये वैल्यू देखिए हो जाएगा E
साइन थीटा, और थीटा कौन सा है हमारा, ये वाला एंगल है थीटा। अब इसमें करना क्या है, सवाल काफ़ी सिंपल है, ज़्यादा कुछ है नहीं, थोड़ा सा ध्यान देना। सो ये वाला पॉइंट है इसके सेंटर से है। मैं इस चार्ज के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा हूँ, और इलेक्ट्रिक फील्ड को मैंने दो कंपोनेंट तोड़ा है, एक वर्टिकल और एक हॉरिजेंटल। सिमिलरली यदि मैं इसी के अपोजिट वाले इस चार्ज के कारण लिखूं, सो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, इसका एक हॉरिजेंटल कंपोनेंट इधर से इस डायरेक्शन में होगा, और एक वर्टिकल। सो ये वाला और इसका हॉरिजेंटल दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल आउट। कहने का मतलब है सिमेट्री के कारण। वैसा ही इसके कारण यहाँ पे और इसके कारण, सो इन दोनों का भी हॉरिजेंटल कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लेगा, और सबका वर्टिकल कंपोनेंट है जो एक डायरेक्शन में होगा। सो यदि मैं बोलूँ कि इन चारों चार्ज के कारण जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, सो ई साइन थीटा इसके कारण, ई साइन थीटा वर्टिकली अपवर्ड इसके कारण, और सेम ऐसा ही इन दोनों के कारण, मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या हो जाएगा, 4E साइन थीटा इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन। तो सबसे पहले हमको निकालना पड़ेगा इस E का वैल्यू, कि भैया इस E का वैल्यू है क्या। सो चलो निकालते हैं। इस E का वैल्यू देखें, सो E का वैल्यू क्या होता है हमारा, K इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर। सो यहाँ पे रेडियल डायरेक्शन में, सो K इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, सो K इंटू क्यू बाई द डिस्टेंस इज R, सो दिस इज R स्क्वायर। क्लियर। और यदि हम E नेट की बात करें, सो E नेट कितना हो जाएगा हमारा, 4E साइन थीटा। ये 4 क्यों आया, क्योंकि चारों चार्ज के कारण, एक के कारण E साइन थीटा, सो 4 के कारण 4E साइन थीटा। चलो वैल्यू रखते हैं। सो 4 इंटू E का वैल्यू हो जाएगा हमारा K इंटू क्यू, K का वैल्यू भी रख लेते हैं। सो K का वैल्यू हो गया हमारा 4 इंटू क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना। साइन थीटा का वैल्यू देखो, साइन थीटा, सो साइन थीटा इज डिफाइंड एज, साइन थीटा इज डिफाइंड एज परपेंडिकुलर बाय द हाइपोटेनस, सो दिस इज h अपॉन r क्यूब। क्लियर। अब r का वैल्यू देखें, सो आप देख सकते हो दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल, सो r स्क्वायर इज इक्वल टू a बाई रूट 2 का होल स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। सो चलो ये 4 कैंसिल, सो लिखते हैं QH बाई पाई एप्सिलॉन नॉट, और r क्यूब का वैल्यू लिखते हैं हम लोग, सो r, सो दिस इज h स्क्वायर प्लस a बाई रूट 2 का होल स्क्वायर टू द पावर 3/2। कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। इसको सॉल्व करेंगे, सो h स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2, और मैं लिखूँ सो E नेट इज इक्वल टू QH बाई पाई एप्सिलॉन नॉट h स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2 टू द पावर 3/2। और इसका डायरेक्शन क्या है, वर्टिकली अपवर्ड, है ना। अब इसमें सेकेंड पार्ट में क्या बोला है, इसका जो सेकेंड पार्ट है, इसमें बोल रहा है कि इस P पॉइंट पे ना मैं एक चार्ज रख देता हूँ, जिसका वैल्यू हमें निकालना है, कि यहाँ पे मैं पॉजिटिव चार्ज रखूँगा, उस चार्ज का वैल्यू बदलाओ, सो दैट कि ये इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम में वो चार्ज रहे। सो इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हुआ, आखिर इक्विलिब्रियम उस पर आएगा कैसे। सो जैसे ही मैं कोई यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रखूँगा, सो पॉजिटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की तरफ फोर्स लगाएगा, सो इलेक्ट्रिक फील्ड उस पे किधर फोर्स लगाएगा, सो वर्टिकली अपवर्ड, सो वो चार्ज ऊपर जाना चाहेगा। और इक्विलिब्रियम की बात दूसरा फोर्स कौन सा होगा, जो कि हमारा कोई पार्ट के लिए तो उसका मास होगा, सो mg। सो इक्विलिब्रियम में mg जो है वो इस फोर्स के बराबर कर देना है, और वहाँ से q निकल जाएगा। सो चलो वही काम करते हैं हम लोग। सो यहाँ पे क्या करते हैं, फॉर इक्विलिब्रियम, सो दिस E नेट, सो फोर्स ऑन चार्ज, सो फोर्स ऑन चार्ज Q नॉट, हमने मान लिया कि यहाँ पे कितना चार्ज रखा हमने, यहाँ पे चार्ज रखा Q नॉट, जिसका मास है m। सो इस पे फोर्स कितना लगेगा, सो पॉजिटिव चार्ज है, सो इस पे फोर्स लगेगा F इज इक्वल टू Q नॉट इंटू E। पीछे के क्लास में हम लोग देखे हैं
ई नेट, है ना। सो अभी बैलेंस के लिए क्या होगा, यदि ये इक्विलिब्रियम में है, सो यहाँ पे यदि हम डायग्राम ड्रॉ करें, सो इसका एक और फोर्स लगेगा नीचे की तरफ mg, और इधर में फोर्स लगेगा F कूलम्बियन और इलेक्ट्रोस्टैटिक के कारण। सो बैलेंस होने के लिए F शुड बी इक्वल टू mg। सो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे फॉर इक्विलिब्रियम Q naught E net is equal to mg, और Q naught is equal to mg by E net. This implies Q naught is equal to, अब E net कितना है वहाँ पे है, so mg by epsilon naught h square plus a square by 2 to the power 3 by 2, and the whole thing is divided by QH. This is what is the value of Q naught for equilibrium. So काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड आपका सवाल था ये। सो इक्विलिब्रियम का कंडीशन लगाना था, जैसे मैंने पहले भी आपको बतलाया हुआ है कि जब भी इक्विलिब्रियम हो सो हमें नेट फोर्स ज़ीरो करना है ना। सो यहाँ पे देखो, सो वर्टिकल अपवर्ड में एक फोर्स है और वर्टिकल डाउनवर्ड में एक फोर्स है। सो दिस फोर्स इज गोइंग टू बैलेंस दिस फोर्स, हेंस द नेट फोर्स इज गोइंग टू बी इक्वल टू ज़ीरो। सो F इज इक्वल टू mg होना चाहिए। ठीक है, आगे के केस में जो है थोड़ा सा फिर से हम लोग SHM वाला केस लेके आएंगे। जब आप लोग SHM डिस्कस कर रहे होगे 11th में और SHM का क्लास आपने अटेंड किया होगा, सो SHM में कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, हम लोगों ने पढ़ा था सिंपल पेंडुलम के केस में G इफेक्टिव, है ना। अलग अलग सिचुएशंस में जो है वो G के वैल्यू चेंज करते हैं। सो वहाँ पे एक कॉन्सेप्ट हम लोग निकाले थे कि G इफेक्टिव का। सो आप G इफेक्टिव निकाल लो और डायरेक्टली आप उसका टाइम पीरियड निकाल सकते हो। सो हम लोग वही कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे अभी के सवाल में। सो मैं अगला सवाल आपको देता हूँ। सो अगला सवाल है क्या, सो अगला सवाल में दिया हुआ है कि हमारे पास एक सिंपल सा पेंडुलम है ना। इस पेंडुलम का मास है, ये हमारा 11th वाला हो गया। तो इसका टाइम पीरियड यदि हमसे पूछे तो इसका टाइम पीरियड हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। ये स्ट्रिंग का लेंथ L दिया हुआ है। बट अभी चूंकि हम लोग इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ रहे हैं, सो इलेक्ट्रोस्टैट में ऑब्वियसली हम लोग चार्ज के बारे में बात करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करेंगे। सो मैं क्या करूँगा, इस पर मैं थोड़ा सा चार्ज भी दे दूँगा Q, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे अप्लाई कर दूँगा। सो पहले क्या था, पहले वाले सिचुएशन में आप देखोगे, सो मैं अभी थोड़े समय के लिए थोड़ा सा आप बैक चले जाओ, तो आप देखोगे कि उस समय हम लोग क्या बैलेंस करते थे कि यहाँ पे कोई T है और इधर में mg है, और ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस करता था, जिसकी वजह से ये जो पोजीशन है यही इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन था। बट अभी क्या होगा, जैसे ही इस पर कुछ चार्ज आया और यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड रखा, सो इस पर एक और फोर्स लगेगा, and this is going to be Q times E। क्लियर। सो अब ये जो है वो चार्ज को इधर पुश करेगा। सो अब इक्विलिब्रियम पोजीशन ये नहीं रहेगा, कहीं और रहेगा इक्विलिब्रियम पोजीशन। क्लियर। सो मैं सवाल को रीड करता हूँ। बोल रहा है फाइंड आउट द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन व्हेन द बॉब इज स्लाइटली शिफ्ट थ्रू एन एंगल थीटा फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा, इसका मीन पोजीशन हमको निकालना होगा। तो इसके मीन पोजीशन के लिए मान लिया कि ये इस पोजीशन पे आके यहाँ पे इक्विलिब्रियम पे है ना। तो मैं यहाँ पे अब दिखला रहा हूँ, तो ये सारे फोर्सेस को मैं फिर से हटा रहा हूँ। तो यही फोर्सेस मैं यहाँ पे दिखलाऊंगा। तो यहाँ पे लगेगा mg, यहाँ पे लगेगा QE, और इधर में कुछ हो जाएगा हमारा T प्राइम, है ना। सो जी इफेक्टिव का कॉन्सेप्ट क्या है, सो जी इफेक्टिव हम लोग कैसे निकालते हैं। सो स्ट्रिंग के अलोंग हम लोग क्या करेंगे, जो है वो नेट फोर्स निकालेंगे। तो यहाँ पे नेट फोर्स कैसे निकलेगा, सो QE और mg के बीच में जो है हमारा, सो नेट फोर्स निकालेंगे। सो F
नेट। सो एफ हमारा नेट कैसे निकलेगा? सो एफ नेट हो जाएगा हमारा इज गोइंग टू बी स्क्वायर रूट ऑफ mg का होल स्क्वायर प्लस qe का होल स्क्वायर। सो ये हो गया हमारा एफ नेट, है ना। अब हमको यदि जी इफेक्टिव निकालना हो, सो जी इफेक्टिव हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं? बोलते हैं एफ नेट डिवाइडेड बाई एम, है ना। और इसको अंदर लेके जाएंगे, सो दिस इज गोइंग टू बी स्क्वायर रूट ऑफ एम स्क्वायर जी स्क्वायर, और ये अंदर जाएगा सो एम स्क्वायर, सो दिस इज गोइंग टू बी जी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर बाई एम स्क्वायर, है ना। उसके बाद कुछ है नहीं। अब इसका टाइम पीरियड आपसे पूछे तो हम लोग लिखते हैं टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ एल बाई जी इफेक्टिव। और जी इफेक्टिव के जगह पे ये वैल्यूज हम लोग रख लेंगे। क्लियर? सो जी इफेक्टिव का हमको वैल्यू पता है और यहाँ से हम लोग टाइम पीरियड आसानी से निकाल सकते हैं। सो ये था हमारा दूसरा सवाल। अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं। सो अगला सवाल हमारा क्या है? तो मैं अगला सवाल रीड करता हूँ। सो अगला सवाल है एन इलेक्ट्रॉन falls through a distance of 4 meter in a uniform field of strength 25 into 10 to the power 5 Newton per Coulomb. When the direction of electric field is reversed, a proton falls through the same distance. Calculate acceleration of electron and proton. B पार्ट में है time of fall in each case. और दिया हुआ है आपको गिवन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg एंड मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 kg। क्लियर? तो चलिए, ये सवाल में कुछ है नहीं, इस पर हम लोग डिस्कस भी किए थे कि एक लाइन में यदि आपका है मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन द सेम इन द लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, सो कुछ वैसा ही है। मैं सारे वैल्यूज देखता हूँ। सो एन इलेक्ट्रॉन फॉल्स थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर इन अ यूनिफॉर्म फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ 25। सो इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ आपको दिया हुआ है, ई का वैल्यू आपको दिया हुआ है ना। सो यदि हम एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें, एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें, सो हाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो इस पे फोर्स कितना लगेगा इलेक्ट्रॉन पे? Q इंटू ई बाई द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और Q का वैल्यू क्या होता है हमारा? स्मॉल e। सो E इंटू ई बाई एम। सो ये हमारा जो है वो हम आसानी से इसको लिख सकते हैं कि भैया ये एक्सेलरेशन हो जाएगा किसका? इलेक्ट्रॉन का, Q E बाई एम। और इसको यदि हम कैलकुलेट करें, सो E का वैल्यू कितना होता है हमारा? 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, और E का वैल्यू हमको दिया हुआ है, E का वैल्यू दिया हुआ है 25 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर कूलम, ये दिया हुआ है। तो यहाँ पे वैल्यू रखेंगे 25 इंटू 10 टू द पावर 5 बाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको दिया हुआ है 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31। ये वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे, सो ये आपको मिल जाएगा 4.4 इंटू 10 टू द पावर 17 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऐसे ही यदि मैं बोलूँ कि एक्सेलरेशन ऑफ आप प्रोटॉन निकालो, सो आप बोलोगे प्रोटॉन पे चार्ज होता है ई बाई मास ऑफ प्रोटॉन। सो यदि हम यहाँ पे वैल्यू रखें, सो ऊपर का तो वैल्यू सब कुछ सेम होगा, 10 टू द पावर 19 इंटू 25 इंटू 10 टू द पावर 5 और डिवाइडेड बाई 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27। यदि आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये वैल्यू आया आपको 25 इंटू 10 टू द पावर 13 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मैं थोड़ा सा यहाँ पे वैल्यूज पे भी थोड़ा सा डिस्कशन कर लेता हूँ, है ना। आप देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ सेम है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ हमारा सेम है। इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन देखिए, सो 10 टू द पावर 17 के ऑर्डर में है। प्रोटॉन का बात करें, सो प्रोटॉन का जो एक्सेलरेशन है 10 टू द पावर 13, मतलब इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन बहुत ज़्यादा है।
यदि इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन बहुत ज़्यादा है सो कम समय में ये ज़्यादा वेलोसिटी गेन करेगा, कम समय में ये ज़्यादा वेलोसिटी गेन करेगा कंपेयर टू प्रोटॉन। क्लियर? सो इस वैल्यू को आप देखिएगा कि इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी है, जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है वो काफ़ी फास्ट होगा सेम इलेक्ट्रिक फील्ड में। यदि आपसे ऐसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाए कि किसी गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड में यदि हम एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन को छोड़ते हैं और पर्टिकुलर एक आपका रीज़न हो कि यहाँ से लेके सपोज़ यहाँ से लेके यहाँ तक में इलेक्ट्रिक फील्ड अवेलेबल है, इस रीजन को क्रॉस करने जो सबसे पहले कौन क्रॉस करके निकलेगा, ऑब्वियसली हम लोग बोलेंगे हमारा इलेक्ट्रॉन पहले निकलेगा बिकॉज ऑफ द हाई एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे ऑब्जेक्टिव सवाल बनाए जा सकते हैं, है ना। इसमें आगे के पार्ट्स मैं देखता हूँ। इसमें क्या पूछा है, पहला सवाल, एन इलेक्ट्रॉन फॉल्स थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर इन अ यूनिफॉर्म फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ 25 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम व्हेन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिवर्स्ड। अ प्रोटॉन फॉल्स थ्रू द सेम डिस्टेंस। कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। निकाल लिया। टाइम ऑफ फॉल इन ईच केस। टाइम ऑफ फॉल आपको दोनों में निकालना है। टाइम ऑफ फॉल कैसे निकालेंगे? हमारे पास क्या फार्मूला होता है, हम देखें। ये एक्सेलरेशन जो है हमारा कांस्टेंट है, दिस इज नॉट गोइंग टू चेंज। ई कांस्टेंट, एम कांस्टेंट दोनों केस में। हम लोग अपना काइनेमेटिक्स का फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्लियर? यहाँ से यदि हम देखें एस इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर, है ना। यदि मैं इलेक्ट्रॉन के लिए लिखूँ एस फॉर इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू हाफ ए टी ऑफ इलेक्ट्रॉन स्क्वायर। ऐसे यदि मैं प्रोटॉन के लिए लिखूँ एस ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू हाफ ए ऑफ प्रोटॉन इंटू टी ऑफ प्रोटॉन स्क्वायर। और बोला क्या है आपको कि दोनों सेम डिस्टेंस ट्रैवल करता है, मतलब ए सी इज इक्वल टू एस पी, मतलब ये वाला और ये वाला बराबर होगा। फ्रॉम क्वेश्चन क्या हम लोग लिखेंगे, हम लोग बोलेंगे देखो भैया सेम टाइम में आपका जो इलेक्ट्रॉन जितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है उतना ही आपका प्रोटॉन भी डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। लिखेंगे हाफ ए ई टी ई स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ ए पी टी पी स्क्वायर। हाफ हाफ कैंसिल और आप निकाल सकते हो टी बाई टी पी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए पी बाई ए ई, है ना। और ए पी आपको पता है, ए पी इज 25 इंटू 10⁻13 डिवाइडेड बाई 4.4 इंटू 10⁻17। यदि आप इसको कैलकुलेट करते हो टी बाई टी पी, अच्छा अलग अलग निकालना था हमको, एक साथ नहीं निकालना था, है ना, हमको रेशियो नहीं निकालना था। ओके, आप रेशियो भी निकाल सकते हो। अब अलग अलग वैल्यूज़ पूछा है कि आप अलग अलग वैल्यूज़ निकालो, इसमें कुछ करना है नहीं। यदि अलग अलग वैल्यूज़ पूछ रहा है हम यहीं से निकाल लेंगे, है ना, कि टी का वैल्यू क्या है और टी पी का वैल्यू क्या है। टी का वैल्यू देखो, टी इज इक्वल टू क्या करेंगे हम लोग 2 से, 2 एस ई डिवाइडेड बाई ए ई का स्क्वायर रूट वैल्यू रखेंगे। वैल्यूज़ क्या हो जाएगा 2 इंटू एस ई कितना दिया हुआ है 4 मीटर डिवाइडेड बाय ए ई हमने निकाल लिया है 4.4 इंटू 10⁻17, कुछ इतना होगा। और इसको यदि हम देखें इसका वैल्यू जो है वो कितना आ रहा है 0.426 इंटू 10⁻⁻8, 0.426 इंटू 10⁻⁻8 second. So very small and it is going to be very fast. Similarly यदि हम T of proton देखें square root of 2sp by AP is equal to square root of again 2 into 4 and divided by 25 into 10⁻13। ये वैल्यू देखोगे ये वैल्यू आपको आ जाएगा 0.1788 into 10⁻⁻6 second.
कुछ इस टाइप का सवाल था। तो सवाल ये था कि किसी गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड में, सपोज किसी गिवन इलेक्ट्रिक, मैं फिर से सवाल को रिपीट, किसी गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड में यदि मैं किसी इलेक्ट्रॉन को रखता हूँ, सो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है तो फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा। सो बोल रहा है कि जितने समय में इलेक्ट्रॉन इसको सेम डिस्टेंस जो है वो इलेक्ट्रॉन कवर किया, अब क्या करता हूँ मैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को मैं जो है वो रिवर्स कर लेता हूँ, है ना, और उसके बाद उसमें प्रोटॉन डाल देता हूँ। सो प्रोटॉन भी ऊपर की तरफ ही मूव करेगा, सो वो भी सेम डिस्टेंस ट्रैवल करता है, और ये आपको दिया हुआ है =4 मीटर। सो बाकी सब कंडीशंस पूछा है। सो हमने एक्सीलरेशन निकाल दिया जो है दोनों का, इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का, और यहाँ से हमने ये फार्मूला लगाया। यहाँ पे हमने बाय मिस्टेक हमने कैलकुलेशन जो है वो रेशियो भी निकाल दिया, जो कि सवाल में पूछा नहीं, आप निकाल भी सकते हो, है ना। मतलब कहने का मतलब है इसमें अब कुछ भी पूछेगा आप तो कोई भी वैल्यू आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। सो चलिए अब हम लोग अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं। ये सारे आसान सवाल हैं, इसलिए मैं इस पर टाइम उतना नहीं दे रहा हूँ। दिस इज़ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रॉब्लम। जहाँ पे थोड़ा कॉन्सेप्चुअल होगा मैं वहाँ पे थोड़ा स्लो हो जाऊँगा। तो अगला जो सवाल है हमारा, अगला सवाल है एन इलेक्ट्रॉन, नहीं ये हो गया है, अगला सवाल है अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E is created between two parallel charged plates as shown in the figure. An electron enters the field symmetrically between the plates with a speed u. The length of each plate is L. Find the angle of deviation of the path of the electron as it comes out of the field. So मैं डायग्राम बनाता हूँ। सो डायग्राम में है कि दो प्लेट्स हैं, है ना। सो यहाँ पे सिमेट्रिकल लाइन से एक यहाँ से चार्ज जो है वो u वेलोसिटी से इंटर कर रहा है। दिस इज़ पॉजिटिव, दिस इज़ नेगेटिव। इस साइड में आपको दिया हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड E, है ना, और कुछ दिया हुआ है। एंड द लेंथ ऑफ दिस प्लेट इज गिवन एज L. द लेंथ ऑफ दिस प्लेट इज गिवन एज L. तो बोला यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E is created between two parallel charged plates as shown in the figure. An electron enters the field. An electron, तो ये हमारा इलेक्ट्रॉन है। सो नेगेटिव चार्ज है, सो नेगेटिव चार्ज पे फोर्स किधर लगेगा, सो E फील्ड इधर है और ये नेगेटिव चार्ज है तो इस पर फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ। सो यदि मैं स्टार्टिंग में देखूँ सो इस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ। सो इसका जो मूवमेंट है, इसका यदि मैं पाथ बनाऊँ, so it is going to move like this, and this point, this is what is the direction of V. और वही पूछा है आपसे कि what is this angle, और इस एंगल के लिए यदि हम देखें तो इस V का कंपोनेंट हो जाएगा इधर में Vx और इधर में हो जाएगा Vy। तो कुछ इस टाइप से आपका जो इलेक्ट्रॉन है ये मूव करेगा। ये हम लोग ने थ्योरी में भी देखा था, क्लियर। सो कुछ इस डायरेक्शन से मूव करेगा। सो आपसे शायद ये इंक्लिनेशन, सो लेट मी रीड द प्रॉब्लम। सो फाइंड द एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ द पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन एज इट कम्स आउट ऑफ द फील्ड। सो ये फील्ड से जब बाहर निकलेगा तो उस समय इसका एंगल का जो डेविएशन है वो डेविएशन कितना होगा, है ना। तो थोड़ा निकालते हैं इसको। कैसे निकालेंगे, कैलकुलेट कैसे करेंगे। सो सबसे पहले जो वैल्यूज़ हमको दिए हैं और जो पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा है, सो यहाँ पे मैं पहले डिफाइन करता हूँ। दिस इज़ एक्स एक्सिस एंड दिस इज़ वाई एक्सिस। तो ये मेरा एक्स एक्सिस हो जाएगा और यहाँ से ये वाई एक्सिस, क्लियर। सो यहाँ पे देखते हैं। सो इनिशियली इसको, ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको हमने थ्रो किया हॉरिजेंटली, सो इट हैज़
इनिशियल वेलोसिटी इन द x डायरेक्शन, इट हैज़ नो वेलोसिटी इन द y डायरेक्शन। इसको जो है y डायरेक्शन में कोई भी जो है वो वेलोसिटी नहीं है इनिशियली। सो मैं लिखूँगा ux इज इक्वल टू 0, सॉरी ux इज इक्वल टू u। एक्सेलरेशन देखें, सो फोर्स किधर लग रहा है, वर्टिकली अपवर्ड, ये हमेशा ऊपर ही लगेगा। इस डायरेक्शन में इस चार्ज पे कोई फोर्स नहीं लगने वाला, सो हम बोलेंगे ax इज इक्वल टू 0। क्लियर। सो इस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, यदि कोई एक्सेलरेशन नहीं है सो इसका वेलोसिटी चेंज नहीं करेगा। सो vx जो होगा, सो दिस इम्प्लाइज, हम लोग बोल सकते हैं कि जो vx होगा वो तो हमारा u के बराबर होगा, vx जो है वो हमारा u के बराबर होगा। और क्या लिख सकते हैं हम लोग बोलेंगे कि यदि ये आपका लेंथ l है, सो दिस लेंथ s इज इक्वल टू दिस v इंटू टाइम t। मान लिया कि यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में इसको जो टाइम लगा वो टाइम लगा t, सो t टाइम में वहाँ पे एग्जिट हुआ, सो उतनी देर में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो डिस्टेंस ट्रैवल किया वो है l। सो मैं इक्वेशन लिखूँगा अगला, s इज इक्वल टू वी टी, सो t इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ l बाई y स्क्वायर रूट, t इज इक्वल टू l बाई u, सिंपल l बाई u। सो ये हमारे पास टाइम भी मिल गया कि इस इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रिक फील्ड को छोड़ने में कितना समय लगेगा, l बाई u समय। सो ये मेरा हॉरिजॉन्टल का हो गया। अब हम लोग y डायरेक्शन में चलते हैं। सो y डायरेक्शन में देखें, सो चूंकि हमने चार्ज को हॉरिजॉन्टली थ्रो किया है, सो इनिशियल वेलोसिटी इन द y डायरेक्शन इज गोइंग टू बी 0। सो हम बोलेंगे uy इज इक्वल टू 0। y डायरेक्शन में यदि एक्सेलरेशन की बात करें, सो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स क्या लग जाएगा, e इंटू ई। सो एक्सेलरेशन इन द y डायरेक्शन इज इक्वल टू e बाई m। दिस इज द फोर्स बाई मास इज एक्सेलरेशन। क्लियर। और इस डायरेक्शन में इतना डिस्टेंस ट्रैवल करने में, ये हमारा y है, सो इतना डिस्टेंस ट्रैवल करने में इसको t समय लगा, क्योंकि सेम टाइम पे पहुंचा है ना, उतनी देर में y में इतना ट्रैवल कर लिया और इसका वेलोसिटी हो गया vy। सो अभी हम लोग y डायरेक्शन में लिखें, सो vy इज इक्वल टू ui प्लस a y t, और इस वैल्यू को रखें, सो ui हमारा क्या है 0 प्लस a y हमारा क्या है e बाई m, और t को देखें, सो t हमारा क्या है l बाई u। सो बोलेंगे कि vy जो है वो हमारा e बाई mu है। सो vy इतना है और vx इतना है। सो ये tan थीटा निकालने के लिए आपको पता है वेक्टर में कि tan थीटा इज इक्वल टू vy बाई vx। सो वी कैन ईजिली फाइंड आउट दिस tan थीटा इज इक्वल टू vy बाई vx and it is given by vy. So el by mu and vx is u, so this is mu square. So this is what is the problem, है ना। सो ऐसे सिंपल तरीके से आपका प्रॉब्लम आगे की तरफ मूव करता है। सो इसी पे और भी वेरिएशंस हैं, हम और भी प्रॉब्लम्स यहाँ पे डिस्कस करते हैं इसके आगे, कि आगे जो है क्या क्या कंडीशंस, सेम सवाल जो है थोड़े थोड़े चेंज रहेंगे। सो एक आध दो सवाल कर लूँगा तो आपके कॉन्सेप्ट जो हैं वो ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे ऐसे पे। सो अगले सवाल की तरफ हम लोग मूव करते हैं। मैं अगला सवाल पढ़ता हूँ। सो अगला सवाल क्या है, द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ कैथोड रे oscillograph is 1.2 into 10 to the power 4 Newton per coulomb. So what deflection would an electron experience if it enters at a right angle to the field with kinetic energy of 2 kilo electron volt? The length of the assembly being 1.5 centimeter. So same सवाल है, वहाँ पे अब प्लेट की जगह पे आपका क्या है, सो आपको दे रखा है कैथोड रे ऑसिलोग्राफ, है ना। सो सेम डायग्राम होगा, मैं फिर से बनाता हूँ यहाँ पे।
तो जो डायग्राम आपका दिया है मैं डायग्राम को बना रहा हूँ. सो दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव. दिस इज नेगेटिव एंड दिस इज पॉजिटिव. In this case, the electric field is in this direction. देखेंगे ये सब आगे भी, जब गॉसेस लॉ पढ़ लेंगे तो ये सब देखेंगे. उसके बाद आपको क्या किया है, बोल रहा है कि हम इसके सेंटर से एक यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन को थ्रो करते हैं विथ वेलोसिटी u. So let me read the problem once again. The electric field between the plates of a cathode ray oscillograph is 1.2. E का वैल्यू दिया हुआ है. What deflection would an electron experience if? So electron यहाँ पे है, so E इधर है, so electron पे फोर्स किधर लगेगा, नीचे की तरफ, है ना. So deflection would an electron experience if it enters at right angles to the field with kinetic energy of. So यहाँ पे U का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे बोला कि इतना kinetic energy के साथ ये इन कर रहा है. So बतलाइए कि y डायरेक्शन में इसका डिफ्लेक्शन कितना होगा. So हम लोग ईजीनेस के लिए इसको मान लेते हैं अपना y एक्सिस और इसको मान लेते हैं अपना x एक्सिस. और देखा जाए so चूँकि इलेक्ट्रॉन है, so इलेक्ट्रॉन पे फोर्स किधर लगेगा, इस डायरेक्शन में, है ना. सो इसका पाथ कैसे होगा, सो इसका पाथ नीचे की तरफ जाएगा. यदि मैं इसका पाथ बनाने की कोशिश करूं, सो दिस इज गोइंग टू बी लाइक दिस. सेम ऐसा ही जिसमें ऊपर जा रहा है और इसमें. सो आपसे क्या पूछा है कि भैया ये वाला डिफ्लेक्शन निकाल दो, कितना जो है वो y डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन होगा. लेट्स एज्यूम दिस इज L, दिस इज गिवन, दिस वैल्यू इज गिवन. ये जो वैल्यू है L का वैल्यू दिया हुआ है, E का वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ पे Y आपको निकालना है ना. और यहाँ पे U का वैल्यू आपको इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी आपको दिया हुआ है. तो सपोज इसका काइनेटिक एनर्जी जो आपको दिया हुआ है, सो काइनेटिक एनर्जी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, हाफ mu स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर एक्चुअली लिखते हैं. तो चलिए अब सवाल को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं. सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हम लोग लिखते हैं हाफ mv स्क्वायर. सो इसका वेलोसिटी हमने u माना है, सो हाफ mu स्क्वायर. और काइनेटिक एनर्जी कितना दिया हुआ है, सो काइनेटिक एनर्जी आपको दिया हुआ है 2 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट. सो 2 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को कैसे लिख सकते हैं, 2000 E वोल्ट इज इक्वल टू हाफ mu स्क्वायर. एंड दिस गिव्स u इज इक्वल टू 4000 E बाई m स्क्वायर रूट. सो u का वैल्यू हमको मिल गया, जहाँ चाहिए होगा मैं वहाँ पे, जैसे ये u का वैल्यू हमको मिल गया, सो u का वैल्यू हमको जहाँ चाहिए होगा वहाँ पे हम लोग रख लेंगे. अभी हम लोग को क्या निकालना होगा, एग्जैक्टली यही वाला जो प्रोसीजर है यही हमको लेके चलना पड़ेगा. सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, x डायरेक्शन के मोशन को लिखेंगे. x डायरेक्शन के मोशन को क्यों लिखते हैं, क्योंकि L दिया हुआ है, और L दिए रहने से और वेलोसिटी पता होने से हम लोग ये निकाल सकते हैं कि कितने टाइम में ये इस फील्ड से बाहर निकलेगा, है ना. यदि हम लोग देखें सो लिखेंगे यहाँ पे, सो x डायरेक्शन में लिखेंगे. सो x डायरेक्शन हम लोग क्या लिख सकते हैं, L इज इक्वल टू u इंटू टी. सो दिस इम्प्लाइज t इज इक्वल टू u बाई L बाई u. ये हमको टाइम पता चल गया कि इतने देर में जो है हमारा चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड को छोड़ देगा. अब इतने ही टाइम में ये y कितना होगा. सो y डायरेक्शन का यदि हम वेरिएबल देखें, सो इनिशियल वेलोसिटी uy इज इक्वल टू 0, ay देखें तो फिर से वही e बाई m. सो ay भी हमको निकल गया, ay निकल गया. यदि हमको y निकालना हो, सो s इज इक्वल टू y इज इक्वल टू s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. सो लिखेंगे, सो uy s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, है ना. सो uy हमारा कितना है, 0, और यहाँ पे आप वैल्यू रखते हैं. सो दिस इज हाफ, व्हाट इज ay इज e टाइम्स e बाई m और t स्क्वायर. सो t स्क्वायर का मतलब हो गया l स्क्वायर बाई u स्क्वायर, और u स्क्वायर का मतलब हो गया 4000 e इंटू m. देखो इसमें से कुछ कटेगा क्या, ये e कैंसिल, ये m कैंसिल. सो सिंपली दिस इज गोइंग टू बी e l स्क्वायर बाय 4000.
और ई का वैल्यू यदि हम रखें, सो ई का वैल्यू कितना दिया हुआ है, ई का वैल्यू दिया हुआ है 1.2 इंटू 10 टू द पावर 4, 1.2 इंटू 10 टू द पावर 4 न्यूटन पर कूलम। एल का वैल्यू देखें, सो एल का वैल्यू दिया हुआ है आपको 1.5 सेंटीमीटर, सो 1.5 इंटू 10 टू द पावर -2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4000। और इसको यदि आप कैलकुलेट करोगे, सो दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू 0.3375, 0.3375 मिलीमीटर। सो ये इसका आंसर होगा। क्लियर? सो काफ़ी सिंपल वे में है। इसमें क्या पूछा आपको, v के बारे में इंफॉर्मेशन पूछा, थीटा के बारे में इंफॉर्मेशन पूछा। इसमें क्या पूछा, इस डिफ्लेक्शन के बारे में पूछा, है ना। थोड़ा सा और इसमें वेरिएशन को देखते हैं। सो मूव करते हैं हम लोग अगले सवाल की तरफ, है ना। सो अगले सवाल की तरफ मूव करेंगे और देखेंगे कि क्या पूछता है। सो अगला सवाल है हमारा, इन एन इलेक्ट्रॉन रे ट्यूब an electron enters an electric field capital E between the two plates with a velocity Vx as shown in the figure, and emerges from the field with a velocity V so as to strike the screen. The separation of the screen from the center of the plate is capital D. The separation of the screen from the center of the plate is capital D, and length of the plate is capital L. Length of the plate is capital L. If the charge of the electron is E, then the deflection Y on the screen is, so m is the mass of the electron. So डायग्राम यही है, मैं मिटाता हूँ, मैं इसी डायग्राम को यूज़ कर लूँगा क्योंकि फिर से वही डायग्राम बनाना है। मैं इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करता हूँ, है ना। और बोल रहा है कि यहाँ पे एक स्क्रीन रखा हुआ है, सपोज यहाँ पे एक स्क्रीन रखा हुआ है, और यहाँ से जैसे ये जुड़ेगा, सब इधर में तो कोई फील्ड है नहीं जो इस पर फोर्स लगाएगा। सो जिस डायरेक्शन में ये जा रहा था, ये उसी डायरेक्शन में आगे की तरफ मूव कर जाएगा, है ना। सो दिस इज द पॉइंट। सो अब आपसे पूछा है ये वाला डिस्टेंस, कि ये वाला जो y है ये क्या होगा। सो देखो इसमें कितना आसान सा सवाल है, कैसे इसको इजी वे में हम लोग कर सकते हैं। इसको हम y प्राइम कर देते हैं और इसको y कर देते हैं। सो दिस length is going to be y prime minus y, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है, इसका लेंथ l दिया हुआ है। सो सारा कुछ कैपिटल L दिया हुआ है, हम सॉरी, दिस इज इन दिस केस दिस इज कैपिटल L। और क्या डिस्टेंस दिया हुआ है कि इसके सेंट्रल लाइन से इस स्क्रीन का जो डिस्टेंस है वो कैपिटल D है ना। ये जो डिस्टेंस दिया हुआ है ये d दिया हुआ है। सो आप देखो यहाँ पे आप थोड़ा सा कैलकुलेट करोगे और यहाँ पे ज्योमेट्री लगाओगे। सो दिस लेंथ इज गोइंग टू बी यहाँ से, सो ये पूरा d है, ये पूरा l है, सो ये कितना जाएगा l/2। सो दिस लेंथ इज d माइनस l/2। सो दिस इज d माइनस l/2। सो ये लेंथ यहाँ पे दिया हुआ है। सो यही लेंथ इसके बराबर होगा, है ना। अभी थोड़ी देर पहले हमने थीटा भी निकाला था। सो मैं भी प्रोसीजर बता रहा हूँ, सॉल्व करूँगा मैं। सो tan थीटा आपने निकाल लिया था इन टर्म्स ऑफ Vy एंड Vx।
सो tan थीटा पता है, सो tan थीटा इज डिफाइंड एज दिस बाय दिस. सो दिस इज y प्राइम माइनस वाई डिवाइडेड बाई d माइनस एल बाई टू. y आप निकाल सकते हो फार्मूला से, y प्राइम आपको निकल जाएगा. सो मैं वही प्रोसीजर जो है उसको फॉलो करूँगा. सभी हम लोग करेंगे x डायरेक्शन में. सो हम बोलेंगे ux इज इक्वल टू, तो ux इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है vx, है ना. और देखिए तो ax इज इक्वल टू हमारा 0 होता है. सो यहाँ से यहाँ तक एग्जिट करने में जो टाइम लगेगा, सो टाइम हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, बहुत बार कर लिया. सो दिस इज गोइंग टू बी l बाई vx. टाइम निकल गया हमको. अब y डायरेक्शन में देखें, सो y डायरेक्शन में देखें, सो uy इज इक्वल टू 0, ay इज इक्वल टू अगेन ई बाई एम. सो uy हो गया, ay हो गया. सो uy हमने निकाल लिया, ay हमने निकाल लिया. अब हमको यदि vy निकालना हो, सो vy यदि हमको निकालना हो तो vy, और यहाँ पे आप लिख सकते हैं एक लाइन और, सो vy इज इक्वल टू vx. यदि हमको vy निकालना हो तो vy इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, uy प्लस ay इंटू टी. और uy हमारा 0 है, ay हमारा ये है और t हमारा ये है. सो मैं कंबाइन करके लिखता हूँ, सो EEL बाई MBX. सो ये हो गया हमारा vy, नॉट vy, दिस इज vx. दिस इज ux एंड दिस इज vx. सो यदि हम tan थीटा देखें, सो tan थीटा कैसे निकालते हैं. सो पहले हम y भी निकाल लेते हैं, इसका वैल्यू भी निकाल लेते हैं. सो y इज इक्वल टू s इज इक्वल टू ut. सो uit प्लस हाफ ay t स्क्वायर. सो ui हमारा 0 है तो ये टर्म 0 हो जाएगा. सो हाफ एक्सलेशन इन द y डायरेक्शन इज e बाई m, और t स्क्वायर करें, सो दिस इज गोइंग टू बी l स्क्वायर डिवाइडेड बाई vx स्क्वायर. सो यदि हम y की बात करें, सो e l स्क्वायर बाई 2m vx स्क्वायर. तो ये हमारा y हो गया. क्लियर. सो यहाँ तक में हमको नहीं लगता कि कुछ प्रॉब्लम होगा, वही सेम काम कर रहे हैं. अभी हम लोग tan थीटा की ये जो डिफ्लेक्शन है वो tan थीटा हम लोग कैसे निकालेंगे. अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने निकाला था कि दिस tan थीटा इज नथिंग बट vy बाई vx. सो व्हाट इज vy, सो vy इज दिस. सो मैं लिखूँ, सो EEL बाई m vx स्क्वायर. पहले भी निकाला था हमने. अब देखो आते हैं इस वाले ट्रायंगल में. सो व्हाट इज tan थीटा, सो tan थीटा इज y प्राइम माइनस y. मैं यहाँ पे फिर से लिखता हूँ. सो फ्रॉम फिगर, सो फ्रॉम फिगर tan theta is again y prime minus y divided by y prime minus y divided by this length is d minus l by 2, d minus l by 2. So this implies y prime is equal to y plus d minus l by 2 into tan theta. Clear? tan थीटा. सो यदि मैं इस y प्राइम को निकालूँ यहाँ पे, सो हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा, y प्राइम इज इक्वल टू y. सो y क्या है हमारा, किधर गया वहाँ पे, EEL स्क्वायर, EEL स्क्वायर बाई 2mv स्क्वायर, 2mvx स्क्वायर प्लस d माइनस एल बाई 2, d minus l by 2 into tan theta, into tan theta. So tan theta is nothing but EEL by mvx square. इसको थोड़ा सा सॉल्व करें. तो क्या मिलेगा, देखो आप कॉमन क्या क्या निकलेगा, EEL by m vx स्क्वायर निकल जाएगा.
ई ई एल बाई एम वी का स्क्वायर, तो यहाँ पे बचेगा L/2 प्लस ई ई एल एम वी का स्क्वायर निकल गया, सो प्लस डी माइनस L/2. So this L/2 and this L/2 is going to be cancel out, है ना. So this is going to be equal to E E L D divided by M V x square, and this is what is y prime, and this is answer. क्लियर. सो ये पूरा डिफ्लेक्शन, सो मैंने यहाँ पे नाम नहीं लिखा है. सो दिस इज व्हाट इज स्क्रीन, ये हमारा स्क्रीन है. सो आज हम लोग अपने डिस्कशन को यहीं पे रोकते हैं. नेक्स्ट क्लास में कुछ और आपके अच्छे प्रॉब्लम बाकी हैं जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे. ओके.